नमस्कार दोस्तों। इस वक्त सबसे विवादित जो मुद्दा बना हुआ है वो एफसीआरए का मुद्दा है, जो हाल ही में साल 2026 में इसमें जो संशोधन किया जा रहा है वो अभी बहुत ज़्यादा विवादों में है। एफसीआरए अपने आप में पहले से शुरू से ही काफ़ी विवादों में रहा है, लेकिन अब साल 2026 में इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विवादों में पहुंच गए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके विवाद क्या है, अभी वर्तमान में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में समझेंगे। इसके साथ ही साथ एफसीआरए की पूरी पृष्ठभूमि समझेंगे कि आखिरकार एफसीआरए क्या चीज़ है और यह किस प्रकार से हमारे देश के लिए, हमारे लिए, एनजीओज़ के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के लिहाज से मैं एक एक पॉइंट कवर करूँगा, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। इसमें कोई भी पॉइंट जो है मिस नहीं करना है। इसको लेकर इसमें मैंने दो खबरों को ऐड किया है। पहली खबर द हिंदू की है। इसमें कहा गया है कि एफसीआरए विधेयक 2026 नागरिक समाज संगठनों के लिए खतरा है। यानी जो खतरा है ना, उसके सभी पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं द हिंदू के द्वारा, तो वो इसमें लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ हाल ही में साल 2026 का जो विधेयक था वो बहुत ज़्यादा विवादों में चला गया है, और विवादों में जाने की वजह से इसे जेपीसी के पास, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके पास भेजा गया है। और इसके लिए भेजने के लिए जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर पास कर दिया है, लेकिन इसे अभी भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इन सब के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें कि आखिरकार ये खबरों में क्यों है, तो हाल ही में लोकसभा ने हंगामे के बीच विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया है। विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बिल को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को चुनौती दी कि वे बिल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई एक प्रावधान बताएं, यानी उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान बताएं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जा रहा हो। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए लाया गया है, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी हो जाता है। यानी यहाँ पर दो अधिनियम है, एक 1976 का है और एक है वो 2010 का है। अब इन दोनों अधिनियमों के बारे में हम समझेंगे, और ये जो संशोधन किया जा रहा है वर्तमान में साल 2026 में, ये संशोधन साल 2010 के अधिनियम में किया जा रहा है, तो इसीलिए इसे समझना और ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम भारत में विदेशी चंदे को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है, जो 1976 से अब तक कई चरणों में सुदृढ़ हुआ है। हाल ही में लोकसभा ने हंगामे के बीच विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया है। और एफसीआरए के तहत पंजीकरण, 5 वर्षीय वैधता, एसबीआई के एकल खाते से लेन देन और प्रशासनिक व्यय सीमा जैसे जो प्रावधान है वो इसमें लागू है। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के मकसद से बनाया गया है, लेकिन इसे नागरिक समाज संगठनों की स्वतंत्रता पर असर डालने के जरिए आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही विशेषज्ञ राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन स्वतंत्रता में संतुलन के जरिए जोखिम आधारित पंजीकरण और स्वतंत्र लोकपाल जैसे सुधारों का भी यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से एफसीआरए को बनाया गया है, इसमें आलोचकों के द्वारा इसकी बुराई करने के लिए पॉइंट निकाल लिए गए हैं। यहाँ पर कोई इसे बता रहा है कि इसका नागरिक समाज पर, नागरिक समाज के जो एनजीओज हैं उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है, और इसी वजह से सरकार इस जो विधेयक है उसे लेकर के आई है, तो इस वजह से इसकी आलोचनाएं भी की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ सुधार के यहाँ पर सजेशंस भी दी जा रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जो परिचालन स्वतंत्रता है वो सभी के बीच संतुलन रखने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र लोकपाल जैसे जो सुझाव हैं वो दिए जा रहे हैं कि इसके लिए एक लोकपाल बनाया जाए। इसके साथ ही साथ एफसीआरए की बात करें कि एफसीआरए क्या चीज़ है, तो एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम भारत में विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने वाला मूल कानूनी ढांचा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1976 में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आंतरिक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मामलों में
बाह्य हस्तक्षेप की चिंताओं के बीच हुई थी। यानी ये एक ऐसा कानून है जो विदेशों से जो चंदा मिलता है वो चंदे को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। और इसकी शुरुआत भारत के अंदर 1976 में हुई थी। उस टाइम पर भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा था, आंतरिक राजनीति काफ़ी ज़्यादा थी, धार्मिक और सामाजिक जो मामले थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो इस वजह से उनमें हस्तक्षेपों के बीच ये चिंता जाहिर हुई और इसी वजह से इसे लाया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, इसके साथ ही साथ संगठनों, गैर सरकारी जो संस्थाएं एनजीओज हैं, उनको मिलने वाले विदेशी दान के प्रवाह का पता रखना, उनकी निगरानी करना है। समय के साथ यह ढांचा FCRA 2010 और उसके बाद के संशोधनों के जरिए अधिक सुदृढ़ होता गया। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा, धन शोधन रोकने के साथ साथ वैध नागरिक समाज संगठनों की कार्य का स्वतंत्रता से संतुलन बनाना है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से FCRA को लागू किया जा रहा है उसे देश के लिए जो एक धमकी है, यानी विदेशों से जब चंदा आता है तो हो सकता है कि देश के अंदर अशांति पैदा करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। तो इन सब चीज़ों को विनियमित करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए सरकार ऐसा कर रही है और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसके साथ ही FCRA की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नियमित रूप से विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए पूर्व पंजीकरण या औपचारिक सरकारी अनुमति लेना यहाँ पर अनिवार्य है। यानी जो भी संस्थाएं हैं जो विदेशी अंशदान प्राप्त कर रही हैं तो उन्हें पहले पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद वो विदेशी अंशदान ले सकती हैं। इसके साथ ही उन्हें सरकार से औपचारिक अनुमति लेना भी जरूरी है। पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिश्चित काल के लिए मान्य नहीं होते, उन्हें 5 वर्ष में सक्रिय रूप से नवीनीकृत करना होता है। यानी जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं एनजीओ के FCRA लेने के लिए तो वो जो है हर 5 वर्ष बाद नवीनीकृत कराने होते हैं। ऐसे कार्यों के लिए विदेशी निधियों का उपयोग वर्जित है जिन्हें राष्ट्रीय हित के लिए प्रतिकूल माना जाए। यानी आप ऐसे किसी काम के लिए विदेशों से चंदा नहीं ले सकते जो आपके खुद के देश के लिए उसके खिलाफ है। इसके साथ ही सभी शुरुआती विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI नई दिल्ली मुख्य शाखा के एक निर्दिष्ट खाते के जरिए ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है FCRA के अंदर, इसकी ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप अंशदान प्राप्त करेंगे तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी नई दिल्ली की जो मुख्य शाखा है उसका एक खाता होगा आपके पास, उस खाते के जरिए ही आप अंशदान प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा आप किसी भी बैंक के खाते के जरिए अंशदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही पंजीकृत गैर सरकारी संगठन या किसी भी अन्य स्थानीय संस्था को विदेशी निधि आगे अंतरित यानी सब ग्रांट नहीं कर सकते हैं, चाहे उसकी अनुपालन स्थिति कैसी भी हो। यानी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपने चंदा प्राप्त किया विदेशों से और आप उस चंदे का उपयोग किसी गैर सरकारी संस्थान को नहीं देने के लिए नहीं कर सकते। यानी आप किसी एनजीओ को जो गैर सरकारी संस्था है उसे आप ये जो विदेशी चंदा है आप नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी अनुदानों से किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय की अनुमेय सीमा घटाकर 20% कर दी गई है। यानी यहाँ पर जो व्यय है उसकी सीमा को घटा करके 20% कर दिया है। सभी प्रमुख पदाधिकारी, निदेशक और न्यायाधीशों के लिए आधार और पासपोर्ट सत्यापन जरूरी है। यानी जो भी पदाधिकारी हैं, जो निदेशक हैं, इन एनजीओ की जो फंडिंग ले रहे हैं तो उनके लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट सत्यापन जरूरी है कि उनके पास होना चाहिए। इसके साथ ही FCRA के प्रमुख संशोधनों की बात करें और उनके महत्व क्या है FCRA और भारत के लिए, तो 1976 अधिनियम की बात करें तो बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और बाह्य हस्तक्षेप की चिंताओं के बीच भारत का पहला विदेशी अंशदान नियंत्रण कानून लाया गया था। 1984 संशोधन हुआ 1984 में, तो नियमित विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया और शुरुआती कानूनी कमियां इसमें दूर की गई। जो 1976 में इसमें कानूनी कमी रह गई थी उन कमियों को 1984 में दूर किया गया। FCRA 2010 वैश्वीकरण और सीमा पार निधियों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद 1976 का कानून अपर्याप्त लगने लगा, इसलिए संसद ने इसे निरस्त कर नया कानून जो अधिनियमित कर उसे लागू किया, जिसमें 5 वर्षीय वैधता और सख्त उपयोग के मानदंड इसमें जोड़े गए। यानी पहले 1976 वाला था जिसमें 1984 में संशोधन किया गया, लेकिन जिस प्रकार से 1976 और 1984 के संशोधन इसमें पूरी तरीके से कम होने लगे तो साल 2010 में एक और कानून लाया गया और उस कानून को लागू कर दिया गया। इस कानून में 5 वर्षीय वैधता रखी गई और इसमें सख्त कानूनी मानदंड जोड़े गए।
2020 में संशोधन किया गया, यानी साल 2010 वाला था, उसमें साल 2020 में संशोधन किया गया और हजारों संस्थाओं में फैली अस्पष्टता व निधि ट्रैकिंग की दिक्कतें दूर करने के लिए एकल प्रविष्ट बिंदु, सब ग्रांट पर प्रतिबंध, प्रशासनिक व्यय सीमा में कटौती और पहचान सत्यापन जैसे इसमें प्रावधान अलग से जोड़े गए। इसके साथ ही एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 की बात करें तो निष्क्रिय संगठनों, समाप्त अनुज्ञा पत्रों और भौगोलिक कार्यक्रमों की वास्तविक काल निगरानी जैसी परिचालन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया है। इस विधेयक में मान्यता समाप्त होने पर परिसंपत्तियों के निधीकरण और प्रमुख अधिकारियों की देयता के विस्तार जैसे प्रावधान, साथ ही कुछ अपराधों में कारावास की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। यानी साल 2026 का जो संशोधन है, उस संशोधन में और अधिक इसमें विस्तार किया गया है और अधिक विस्तार करके इसमें अधिकारियों की देयता, उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है और कुछ अपराधों में कारावास की जो अवधि थी वो जो पहले 5 साल थी, अब उसे घटाकर 1 साल कर दिया है। यानी यहाँ पर कारावास की अवधि भी घटा दिया और अधिकारियों की जिम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और इसमें काफ़ी परिसंपत्तियाँ और भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। अब विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की वर्तमान स्थिति की बात करें कि वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, तो यह विधेयक लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया था और हाल ही में लोकसभा ने हंगामे के बीच इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया है। विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध करते हुए बिल को पूरी तरह वापस लेने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के विपक्ष को चुनौती दी उनके द्वारा विपक्ष को चुनौती दी है कि वे बिल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई प्रावधान बताएं। यानी किरण रिजिजू जी के द्वारा कहा गया कि विपक्ष को अगर लगता है कि ये बिल पूरी तरीके से इसमें असमानता है, सही नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा गलती ढूंढ करके बताएं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ गई हो। प्रस्तावित जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, इसमें 21 लोकसभा से होंगे, अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे, 10 राज्यसभा से होंगे जो सभापति के द्वारा इसमें नामित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होगी वो अब इस बिल की जो है सुनवाई करेगी। इसके साथ ही यह समिति आगामी शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में सौंपेगी और समिति की बैठकों के लिए कोरम यानी कुल सदस्य संख्या का लगभग 1/3 तय किया गया है और लोकसभा के जो संसदीय समिति है नियम इस पर लागू होंगे। यानी समिति की जो बैठक होंगी उनके लिए कोरम है वो यहाँ पर 1/3 तय किया है और उसके साथ ही लोकसभा के संसदीय जो नियम है समिति के, वो सभी नियम इस जेपीसी पर पूरी तरीके से लागू होंगे। अब यहाँ पर विदेशी वित्त पोषण से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं जिन वजह से बार बार भारत सरकार को इस प्रकार के बदलाव लाने पड़ रहे हैं। तो पहली चिंता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा की है। एक आईबी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेशी वित्त पोषित नेटवर्क घरेलू नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र विरोध का जिक्र इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है। यानी उसी रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार विदेशी फंडेड समूहों के विरोध व कानूनी चुनौतियों में मेगा परियोजनाओं में देरी कर भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि में 2 से 3% की कमी की गई है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से फंडिंग आ रही है उस फंडिंग का उपयोग देश के अंदर अनियमितताएं पैदा करने में किया जा रहा है और इसी वजह से देखा गया है कि भारत की जो वार्षिक जीडीपी जो वृद्धि है उसमें 2 से 3% की कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही उप अनुदान और अपारदर्शिता की बात करें तो यहाँ पर बड़े एनजीओ द्वारा धन को सैकड़ों छोटे अनियंत्रित संगठनों में बांटे जाने से वित्तीय ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सकैम इंडिया सीपीआर मामला इसका एक उदाहरण है। यानी इस मामले में हुआ था कि एक बड़े एनजीओ के द्वारा छोटे छोटे जो संगठन थे उनमें जो धन था उसे बांट दिया गया था और उसकी ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा जो है नहीं हो पाई थी, उसमें समस्याएं देखने को मिली थी। निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप की बात करें तो विदेशी धन से गुप्त रूप से जनमत प्रभावित करने की आशंका यहाँ पर जताई जाती है। ग्रीन पीस इंडिया का पंजीकरण इसी आधार पर रद्द किया गया था। यानी निर्वाचन प्रक्रिया में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका हस्तक्षेप देखने को मिला है। इसके साथ ही धर्मांतरण और सामाजिक सामंजस्य
पर इसका असर देखने को मिला है। कुछ विदेशी दान धार्मिक धर्मांतरण या स्थानीय जनांग की बदलाव से जुड़े होने की आशंका जताई जाती है। यानी यहाँ पर एनजीओ की आड़ में होता क्या है कि लड़कियों का धर्मांतरण किया जाता है, लड़कों का धर्मांतरण किया जाता है, उनको एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो यहाँ पर इस विदेशी अंशदान जो होता है एफसीआरए, उसकी आड़ में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण का जोखिम भी है। गैर लाभकारी क्षेत्र, हवाला लेन देन या यहाँ पर आतंकी वित्त पोषण के लिए दुरुपयोग के प्रति यहाँ पर संवेदनशील माना जाता है। एफएटीएफ जैसी संस्थाएं जोखिम आधारित निगरानी पर जोर देती हैं। यानी एफएटीएफ है यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो जो आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनके लिए फंडिंग हो रही है उन सभी को रोकने के लिए उस पर पूरी तरीके से निगरानी करती है। जमीनी स्वायत्तता का क्षरण की बात करें तो आलोचकों का तर्क है कि विदेशी दाता अक्सर अपनी प्राथमिकताएं थोपते हैं और जिससे स्थानीय जरूरतें उपेक्षित रह सकती हैं। यानी यहाँ पर होता क्या है, जब भी कोई विदेशी भारत को किसी संस्था को फंड देता है तो वो अपनी कुछ टर्म्स रख देता है, कंडीशंस रख देता है, और उन्हीं शर्तों की वजह से भारत की जो ज़रूरतें हैं, भारतीय एनजीओ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। इसके साथ ही वैधानिक व्यय सीमा का उल्लंघन, कुछ संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से विदेशी अनुसंधान का बड़ा हिस्सा वेतन, यात्रा, प्रशासनिक खर्च पर लगाया है, जिससे जो वास्तविक मानवीय जो प्रभाव है वो यहाँ पर घटा है। यानी जो वैधानिक व्यय सीमा है जो डिसाइड की गई है उससे ज़्यादा जो है खर्च वेतन में किया गया है, यात्रा में किया गया है, प्रशासनिक जो खर्चा है उसमें लगाया गया है, जबकि इतना इन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही संतुलन के लिए कुछ सुझाए गए आधारों की बात करें तो द्विस्तरीय जोखिम आधारित पंजीकरण यहाँ पर बताया गया है। यानी इसमें सामान्य श्रेणी में न्यूनतम औपचारिकता हो, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े संगठनों के लिए अन्य यानी उन्नत जांच श्रेणी बनाई जाए। यानी दो प्रकार के पंजीकरण किए जाएं, जहां पर सामान्य है औपचारिकताएं वहां पर सामान्य रखी जाएं, जहां पर संवेदनशील स्थिति है तो वहां पर संवेदनशीलता से उन संगठनों की जांच की जाए। इसके साथ ही सब ग्रांटिंग प्रतिबंध की जगह डिजिटल ट्रैकिंग लगाई जाए, यानी किसको कितना देना है फंड वगैरह, तो उसकी ग्रांटिंग करने की जगह डिजिटल ट्रैकिंग की जाए कि किसको कितना फंड मिल रहा है। पोर्ट प्रतिबंध की बजाय ब्लॉकचेन एपीआई आधारित चेन ऑफ कस्टडी ट्रैकर से वास्तविक समय में निधि की निगरानी करें कि आखिरकार किस संस्थान को कितना विदेशी फंड मिल रहा है। अनुपालन स्कोर से जुड़ी प्रशासनिक सीमा की बात करें तो कठोर 20% सीमा की जगह अनुपालन रेटिंग के आधार पर जो गतिशील सीमा है वो लागू हो। अच्छे संस्थानों के लिए ये 35% तक बढ़ाई जा सकती है। यानी जो संगठन अच्छे हैं और अपने धन का उपयोग भारत की ज़रूरतों के लिए और अच्छी जगह पर कर रहे हैं तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो उनका इन्वेस्टमेंट है जो खर्च कर रहे हैं वो सीमा है उसे 35% तक बढ़ा दिया जाए, और जो संस्थान अभी भी इसमें निगरानी में है उनकी जो सीमा है उन्हें 20% ही रखा जाए। अब स्वतंत्र लोकपाल की स्थापना की बात करें तो गृह मंत्रालय से एक स्वतंत्र लोकपाल न्यायाधिकरण बने जो 30 से 60 दिनों में समयबद्ध अपील सुनिश्चित करे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर संतुलन रखने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें वैज्ञानिक शोध के लिए छूट, यानी शुद्ध वैज्ञानिक चिकित्सा और शैक्षणिक सहयोग के लिए स्पष्ट सुरक्षित संरक्षण उपबंध बनाया जाए जैसा ऑस्ट्रेलिया के कानून में है। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई शुद्ध वैज्ञानिक या चिकित्सा शैक्षणिक सहयोग के लिए अगर कोई इसका उपयोग करता है तो वहाँ के कानून में छूट दी गई है। तो इसे एक आधार बना करके भारत को इसका जो है एक सजेशन दी गई है। स्पष्ट परिभाषाएं इसकी तय हो, यानी राष्ट्रीय हितों और राजनीतिक उद्देश्य जैसे शब्दों की जो वास्तुनिष्ठ परिभाषा है वो परिभाषा हो अलग से, और ताकि मनमाना प्रयोग ना हो सके। यानी परिभाषाएं एनजीओ की उसके हिसाब से तय की जाए कि ये राष्ट्रीय हित के लिए है, ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए है, ताकि कोई भी इसका मनमाने तरीके से उपयोग ना कर सके। तो इस प्रकार से एनजीओ का जो इतिहास, वो एफसीआरए का जो इतिहास है ना, वो एफसीआरए का इतिहास शुरू से ही विवादों में रहा है, और इसी वजह से
FCRA लगातार विवादों के घेरे में रहता है। साल 2010 का हो, चाहे साल 2026 का हो, चाहे 1976 हो, शुरू से लेकर के साल 2026 तक जितने भी FCRA में संशोधन हुए हैं, वो सभी संशोधन अपने आप में विवादित रहे हैं और विवादों के घेरे में रहने के बाद ही वो जो है संविधान के जो संशोधन विधेयक हैं वो यहाँ पर कानून बन पाए हैं। तो ये इसका पूरा एक ब्यौरा था जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, जिसे आप अपने एग्जाम के लिए बेफिक्र होकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका समर्थन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।